नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज मैं जो देने वाला हूं, जो आज मैं सिखाने वाला हूं, वो ये है कि आज से ये समझ जाओ कि आपकी केमिस्ट्री ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। बस ये कहना चाहूंगा कि आप क्लास 11 से आते हो, क्लास 10 से आते हो क्लास 11th में, तो कुछ बातें रहती है कि केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है। हम ये बात ध्यान रखें कि आपको 5 सब्जेक्ट मिलने वाला है, हिंदी, इंग्लिश यानी लैंग्वेज की, फिर उसके बाद साइंस की। तो हिंदी, इंग्लिश और साइंस में आ रहे हो तो क्या मिलने वाला है? मैथ्स या बायोलॉजी। मैथ वाले मैथ्स लेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी लेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब कहानी क्या है आपको बताना चाहूंगा। हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है कि मैथ्स जो है वो हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, उससे कम मेहनत लगती है बायोलॉजी में, या कुछ लोगों की धारणा थोड़ा सा अलग हो जाता है, उससे कम लगता है फिजिक्स में, और फिजिक्स से कम लगता है किसमें? केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री से बहुत कम लगता है बायोलॉजी में ये, और उसके बाद इंग्लिश में कम लगता है, और उसके बाद हिंदी में कम लगता है। तो थोड़ा सा मैं 11th में जा रहे हो तो आपके दर्द और आपके डर को भगाना चाहूंगा और क्या करना है वो बताना चाहूंगा। मैंने कहा मैथ्स जो है इसमें मेमोरी, लॉजिक और क्या चाहिए होता है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की बात करें ऑल सब्जेक्ट में चाहिए होता है। इसमें 2 चीजें हैं, मेमोरी और लॉजिक। थोड़ी सी बात डिस्टर्ब हो रही है लेकिन बातचीत जरूरी है, ये सब जरूरी है। संजीव भारती, ओके, कहां से बेटा? फिजिक्स की बात चल रही। तो फिजिक्स में क्या होता है कि जनरली जो ये मैथ्स जो होता है वो वर्क है, पूरा का पूरा पेपर वर्क है, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल से रिलेट करता है, यस। लेकिन फिजिक्स जो है पूरी तरह से नेचर का है, प्रैक्टिकली है, यानी जो चीज रियल में पॉसिबल है और उस चीज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करती है उन सबसे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब यहां पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना पड़ेगा, और साथ में मैथमेटिक्स के कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स की एक लेवल आपको पता होना चाहिए। फिर बात आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात आती है तो इसमें क्या होता है, जब इतनी सारी बातें हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसमें बच्चे क्या बोलते हैं, ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। फिजिक्स में बच्चे ट्यूशन थोड़े कम ज्वाइन करते हैं, पर करते हैं। केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। रीजन बताता हूं। फिजिक्स में पहले दिन आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, पहले दिन से डर शुरू हो जाता है। जिसमें डर है लोग उसी को ज्वाइन करते हैं, जिसमें डर है लोग उसी की तरफ भागते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की कहानी बता दूं, केमिस्ट्री जो है वो क्या है? केमिस्ट्री भी कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री में रोज हम जो सोचते हैं वो दिखता नहीं है। जैसे फिजिक्स में जैसे हम सोच रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, स्पीड से चल रही, कम चल रही, वो दिख जाएगा आपको। 2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लाइट आ रही नहीं आ रही हम देख सकते हैं। ठीक है, कोई चीज जल रहा है नहीं जल रहा है हम देख सकते हैं, ये फिजिक्स है। कोई किसकी कलर क्या है किसके नहीं है वो देख सकते हैं, ये फिजिक्स है। ठीक है, गाड़ी का चलना, गियर्स का घूमना, ये सब चीज फिजिक्स में आ जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह सब चीज। तो लोगों को लगता है कि ये तो जनरली फील हो रही है और हम इसके पीछे मैथमेटिक्स करके इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब केमिस्ट्री की बात आती है तो जहां पर कार्बन बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, तो ये सब आपको लगता है हवा हवाई लगता है। क्या लगता है? हवा हवाई लगता है। सो लोगों को ये समझ में आती है यहां तक तो हवा हवाई हो गया। फिर दूसरी बात ये होती है, जब इसकी थ्योरी पढ़ते हो तो बड़ा इजी लगता है सुनने में, तो लोग सोचते हैं कि भाई केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है केमिस्ट्री में। कहानी यह है कि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम तब समझ में आता है जब फर्स्ट एग्जाम होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है। यार ये तो बड़ा इजी लग रहा था, मैंने तो आंसर दिया, सर ने जैसे बताए थे और जैसा लिखने के लिए बोला था मैंने लिख लिया, क्योंकि आपने जो लिखा है वो रट्टा मार के लिखे। हम जब रट्टा मार के कोई चीज लिखते हैं साइंस में, उनका मतलब नहीं जानते हैं तो कई गलतियां करते हैं। वो गलती ना करें तो हमें सब कुछ क्लियर समझ में आने लगेगा। सो यहां पर देखें, ये शुरू में इजी लगती है तो लोग इसको ट्यूशन नहीं करेंगे, भैया देख लेंगे, रट्टा वट्टा मार लेंगे, नंबर आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है
कि केमिस्ट्री में वो धुल गए, क्योंकि उन्होंने 11th में केमिस्ट्री को ध्यान नहीं दिया। और आप सारे स्टूडेंट जो हो 11th में केमिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हो, ये आपके लिए फायदे वाली बात है। फिर बात होता है ये बायोलॉजी में बहुत लोग नहीं देते हैं ध्यान, लेकिन बायोलॉजी को आप पढ़ के कभी नहीं समझ सकते, केमिस्ट्री को बिना पढ़े नहीं समझ सकते, इंग्लिश और हिंदी को भी बिना पढ़े बिना समझाए किसी टीचर के नहीं समझ सकते हैं। और समझ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ मार्क्स आएंगे। तो ध्यान रखना, सीखना, समझना और उसमें कुछ क्रिएट करना, यानी कि बनाना। जब बच्चा सीखेगा, समझेगा और जब तभी वो बना पाएगा। तो ये मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स का खेल नहीं है, ये खेल है स्वयं को बनाने का। ये है स्वयं को बनाने का, यानी जब आप खुद बनोगे तब आपका मार्क्स जो भी आया उसके साथ आप सक्सेस हो गए। यानी आपका ये जो है ये मार्क्स लाने का नहीं है, ये सक्सेस होने का सब्जेक्ट है। तो अगर सक्सेस होना है तो क्या करना पड़ेगा? सक्सेस होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और ये सारे सब्जेक्ट के साथ आपको 5 सब्जेक्ट का 1, ये दोनों एक ही समझ लो जिसको जो लेना है। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में आपको बेहतर करना होगा, बेहतर तैयारी करना होगा। और जो भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे होंगे उनसे आप बेहतरी से समझना होगा, सीखना होगा, मेहनत करना होगा। और आपको याद रखना है कि अभी जून से पहले जो पढ़ाई होती है वो गहरी पढ़ाई होती है, बेहतर पढ़ाई होती है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जून के बाद यानी कि 15 जून के बाद स्कूल चालू हो जाते हैं तो आप बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिन बच्चों ने ये ठाना है कि अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो उन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप रियल में सही हो। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज आपसे बात करते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। सिंपल सी बात, एक लाइन में अगर आपको जवाब देना है तो केमिस्ट्री का मतलब सीधा सा होता है केमिस्ट्री, रसायन। इसका मतलब होता है पदार्थ, सब्सटेंस। सब्सटेंस, पदार्थ। केमिस्ट्री क्या होता है? पदार्थ होता है, पदार्थों का विज्ञान। जो भी चीजें आप देख रहे हो, मुझे, इसे, ये चश्मे को, जिस चीज को भी देख रहे हो, जिस चीज को देख रहे हो, सब केमिस्ट्री है। तब क्या कहेंगे? एक लाइन में कह सकते हैं पदार्थों के विज्ञान को हम रसायन कहते हैं। प्रकृति में उपस्थित जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी पदार्थ है, जितने भी मैटर है, उन सब को हम कहेंगे केमिस्ट्री, यानी कि रसायन। केम शब्द, केम कीमिया से बना हुआ। कीमिया मतलब पदार्थों का रसायन, पदार्थों का विज्ञान। तो हम ये एक लाइन में बोल सकते हैं कि पदार्थों के गुणों का अध्ययन, उसको बनाने की विधियां, जैसे बोलेंगे पदार्थों को बनाने की विधियां, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन तथा उसके उपयोगों का अध्ययन करना रसायन कहलाता है। मैं इनके बारे में भी बातचीत नहीं करने आया हूं, मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम कल तक के लिए क्लास स्टार्ट करने के लिए, हमारी ये पहला क्लास है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो चलो, ये सीधा सा मतलब है पदार्थ। तो हम कब यूज नहीं करते पदार्थ? जैसे वो आता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि खाने पीने के पदार्थों में रसायन होता है। हाँ, पदार्थ है, यह अलग बात है। हार्मफुल पदार्थ हो जाते हैं तो उसको वहां पर रसायन कहा जाता है। ऐसा नहीं है, रसायन आपका वो लौकी भी है, वो आपका दाल भी है, वो आपका चावल भी है, नमक भी है, पानी भी रसायन है। पानी रसायन है, क्यों? केमिस्ट्री है, H2 है। शक्कर C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6। पर ये सब जो है हमारे शरीर के लिए घातक नहीं है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ठीक है। नमक NaCl। तो पूरी प्रकृति जो है किससे बनी हुई है? पदार्थों से बना हुआ। इन्हीं का हम स्टडी करते हैं, इन्हीं का हम
क्या बोलते हैं, इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, तो हम इनको रसायन कहते हैं। तो पहला क्लास आपको केमिस्ट्री की तरफ जोड़ने का है, केमिस्ट्री के लिए बातचीत करने का है। इसके कौन कौन से ब्रांचेस है, क्या क्या साइंस है, वो सब के बारे में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे अगले क्लास में। लेकिन आज मैं थोड़ी सी रसायन के बारे में बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा जी। अब चलें, हमने देखा कि रसायन, पदार्थों के विज्ञान को हम रसायन कहते हैं। बिल्कुल डिटेल में इसके डेफिनेशन के साथ, सब कुछ नोट्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के। आज सिर्फ इसको कुछ कुछ देख लेते हैं। एक और बातें समझो कि आप लोग यहां पर जो कुदरत है, प्रकृति है, वो 3 चीजों से बना होता है, आपने सुना होगा। कौन कौन सी चीज? 3 चीजों से बना होता है कुदरत जो है। किसमें? यानी जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, वो 3 चीजों से बना होता है। सब्सटेंस जो है, या मैटर कह सकते हो, वो प्रकृति जो है एक्चुअली 2 चीजों से बना होता है। नेचर जो 2 चीजों से बना होता है, एक होता है पदार्थ और दूसरा होता है ऊर्जा। पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी हल्का फुल्का जानकारी दे रहा हूं। पदार्थ को हम 3 प्रकारों में, सब्सटेंस को या मैटर को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होता है तत्व, जिसको कहते हैं एलिमेंट्स। दूसरा होता है कंपाउंड, यौगिक। और तीसरा होता है मिक्सचर। 3 चीजें। कंपाउंड, जिसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री के, तो कुछ बातें कर देते हैं। मिश्रण, आपने कौन सी क्लास में पढ़े थे इस टाइप की चीजों को? क्लास 7th में, मुझे जहां तक याद है। तत्व, परमाणु, ये तत्व जो है, अगर आपने पेरियोडिक टेबल देखे होंगे तो जितने भी चीजें वहां पर है वो सभी तत्व है। तो इसका मतलब है एलिमेंट हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ठीक है, ये सब क्या हुआ? तत्व हुआ, एलिमेंट्स हुआ, जो पीरियड टेबल में है। क्योंकि कई बच्चे बोलते सर मुझे ये तत्व है कि कंपाउंड है कि क्या है, मुझे नहीं पता चलता है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मिक्सचर है, ये मुझे नहीं पता चलता। तो मैं आपको बता दूं, ये समझो कि जो सिंपल, जो पीरियड टेबल में जो जो चीजें हैं वो सब एलिमेंट्स हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। यहां पर दूसरी बात आती है, जैसे NaCl, Na2S, C6H12O6, जिनका 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। यहां पर देखो, एलिमेंट में O2 भी लिखा जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पर वो किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। लेकिन यहां पर देखिए, ये अलग अलग 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित, मैं इसको पढ़ाने वाला हूं ना आगे जाके, अभी सिर्फ हड़बड़ी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी आज की क्लास में दे रहा हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं केमिस्ट्री का। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के समान अनुपात में मिलने से अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है, कोई अणु बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये निश्चित संयोजन से बना हुआ है। तीसरी बात है मिक्सचर। वो कंपाउंड, अलग अलग तरह के कंपाउंड आपस मिल जाए, या अलग अलग तरह के एलिमेंट्स आपस मिल जाए, या कंपाउंड और एलिमेंट्स दोनों आपस मिल जाए, तो इस तरह की चीजों को क्या बोला जाएगा? मिक्सचर कहा जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब चलते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में अच्छे से। तो समझो, आज इंट्रोडक्शन क्लास बेहतर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्लास ये होना चाहिए कि हम क्या पढ़ेंगे, कितनी। अब आपको ये लगेगा कि काफी आसान है यार, क्योंकि यही चीज तो है, हम समझ सकते हैं। आज मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, वो है केमिस्ट्री में कुछ छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। एक बार बताओ, आपने छोटे क्लास में पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब परमाणु संरचना। क्या पढ़े थे कि एक परमाणु होता है जिसमें एक नाभिक होती है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पर चार्ज प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इसको नाभिक कहते हैं। और उसके चारों ओर कई इस तरह की एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर होता है, जिसको कोश या शेल कहते हैं। इतना तो पढ़े हैं आप लोगों ने, बोलो यस नो, ये पढ़े हैं।
तो ये क्या चीज होता है? न्यूक्लियस होता है। नाभिक, ये नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस होता है। और ये सारी चीजें कहलाती है ऊर्जा स्तर। इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, इतना तो जानते हैं आप लोग। यस, फिर एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल, इसी को कहा जाता है शेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोश। इसी को कहा जाता है ऑर्बिट, कक्ष। अब आपके दिमाग में होगा कि एक ही चीज को इतने सारे नामों से क्यों जाना जाता है? जाना जाता है, कहा जाता है सबका, क्योंकि सबका अपना अपना एक मीनिंग है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। जब किसी चीज का बहुत सारे गुण होते हैं तो हम उस चीज के उस गुणों के आधार पर अलग अलग नाम भी रख देते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये है क्या चीज? ये कई ऊर्जा स्तर है। इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से। और इसका मान होता है सबसे अंदर वाले से बाहर की तरफ चलते हैं। ये पहला ऊर्जा स्तर, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे होते हैं। इनको कहेंगे के, इसको कहेंगे एल, इसको बोलेंगे एम, इसको बोलेंगे एन। के एल एम एन ओ पी क्यू। यानी आपको समझ में आ गया कि कक्ष या ऑर्बिट, जिसको हम स्मॉल एन से दर्शा रहे हैं, वो क्या होता है? के एल एम एन ओ पी होता है, क्यू ऐसे होगा। इसको न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है क्या? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये परमाणु की इस संरचना को हम लोग छोटी क्लास तक पूरी तरह जानते हैं। ठीक है, अब नए क्लास में इस चीज को जानना है, और वो है उपकक्ष। संजीव भारती ने लिखा है कि सर मेरा MIIT क्रैक करना है, आप जितना हार्ड वर्क कराना चाहते हैं वो करा दीजिए, उतना ही करूंगा। ओके, आप IIT करना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगा ये सुनने में। और अगर आपकी ये उद्देश्य है तो सारे बच्चे यही उद्देश्य पाल लो। और जितना हार्ड वर्क, मतलब देखो बेटा, हार्ड वर्क का मतलब समझ रहे हो? मैं अपने लेवल तक आपको, मतलब मैं टीचर की एक लिमिट होती है कि इतने लेवल तक आपको मैं बढ़ाना है और ये काम आपको करके मुझे दिखाना है। तो वो कार्य करके आपको दिखाना है, आपको काम करना है। जो जो सिखाते जाऊंगा उसको उपयोग करना है। आज की क्लास सारे बच्चों को जोड़ने का है, सारे बच्चों को बताने का है कि केमिस्ट्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से सीखने को मिलेगा, अच्छा सीख पाएंगे। सो ये है। सो आप सब इस बात पे ध्यान दें। फिलहाल अभी चलें आगे कि ये जो दिख रहा है, एक हमने इतना पढ़ा है, एनर्जी लेवल ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो जो घूमते हैं, ये कहा गया अपने अपने एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसी को कहा जाता है एनर्जी लेवल, जो एक सर्कुलर पाथ होता है, यानी वृत्तीय क्या होते हैं? पथ होता है, वृत्तीय रास्ता होता है। अब चलते हैं, आपने कक्ष पढ़ा यानी ऑर्बिट पढ़ा, जिसको ऊर्जा स्तर या शेल या कोश कहते हैं। यहीं पर एक शब्द और आता है, उपकक्ष, जिसको कहेंगे इंग्लिश में सब ऑर्बिट। इसको और भी नाम दिया जा सकता है उपकोश, क्योंकि ये कोश है ना, ये कोश है ना, तो कोश यानी कि शेल बोलते जब, वैसे ही उपकोश शब्द से जाना जाएगा। एक नया नाम है उपकोश, इसको कहेंगे सब शेल। शुरू से वीडियो देखते रहना, कहीं पर भी पीछे बैक ज्यादा नहीं कर सकते हैं अगर हमें आगे बढ़ना है, हार्ड वर्क करना है तो चलो, ये हो गया सब शेल। सब शेल को एक नाम दिया गया है SPDF। जैसे इसको हम N से डिनोट करते हैं ना कोश को, वैसे ही इसको उपकोश को स्मॉल l से डिनोट करते हैं। आगे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी ये देखिए क्या होता है, SPDF होता है। इसको भी न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है 0 1 2 3। जैसे इसको क्या बोल रहा है, K को 1 कह रहे हो, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, वैसे ही इसको हम K बोल रहे हैं, इसको L बोल रहे हैं, इससे शेल को। तो इस शेल को क्या बोला, K शेल, L
एम एन। तो वैसे ही यहां पर ये जो शेल होता है, ये शेल होता है ना, यानी कक्ष होता है, ये कक्ष भी कई भागों से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं SPDF। उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, अपने दिमाग में बिठा लो, SPDF। छोटी क्लासेस में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि कल तो चालू कर रहे हैं चैप्टर 1, और चैप्टर 1 के साथ उनकी बेसिक भी साथ में बेसिक बताते हुए आपको पढ़ाऊंगा। आपको कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने से सारी चीजें सिस्टमाइज आ जाएगा। तो चलो, क्या हुआ, KLMN। अब यहां पर पढ़े SPDF। देखो SPDF कहां पे होगा, कैसे होगा। SPDF ये देखें, ये है S। फर्स्ट एनर्जी लेवल में केवल एक उपकोष होगा। ये कोष है ना, जैसे एक घर है, एक पूरा घर है, घर में कमरे होते हैं तो उसको उपघर कह सकते हैं। या एक रूम है, ये, इस रूम को हम बीच से पार्टीशन कर दें तो 2 रूम बन गया, तो उसको क्या बोल सकते हैं, उप रूम या सब रूम कह सकते हो। उप कमरा, कमरे बोलते हैं एक रूम को, कमरा, उप कमरा, 2 कमरे बन गए, 2 उप कमरे हैं हमारे, यानी 2 पार्ट है। फिर अगर 3 पार्ट में बांट गए तो 3 उप कमरे हैं, कमरे के अंदर 3 अलग अलग केबिन है। तो वैसे ही जो ऊर्जा स्तर है वो भी 3 या उससे ज्यादा भागों में बढ़ सकता है। तो ये है S, इसमें क्या होगा SP, तीसरे में होगा SPD और चौथे में होगा SPDF। ये एक छोटी सी जानकारी जो एक एटम का स्ट्रक्चर है वो बताने के लिए मैंने इस क्लास को लिया है। तो चलिए समझे, तो क्या पता चला, परमाणु सिर्फ इतना ही नहीं होता है, परमाणु भी और भी भागों से मिलकर बना होता है। ऊर्जा स्तर छोटे भागों से मिलकर बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपकक्ष या उपकोष या क्या कहते हैं, उप सब ऑर्बिट या सब शेल कहते हैं। तो सब शेल कौन कौन सा हुआ बेटा, SPDF। पहला जो है एक ही सब शेल से बना हुआ S, दूसरे में SP, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF होता है। इतना आसान है। क्या आप सबको क्लियर हो गया ये परमाणु के बारे में? इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है, क्योंकि केमिस्ट्री में और भी लेवल पे जाना है। हमें शुरुआत ऐसी रखनी चाहिए जो इजी हो। ये हो गया। अब आपको एक और बात बताता हूं, सब शेल के बाद साथ छोटी सी बात साथ ही में बता देता हूं। आपने सब शेल देखे हैं, इसको पूरा का पूरा मैं हटा देता हूं। जो सब शेल है वो कौन से हैं, अभी बताया था। सब शेल कौन कौन से होते हैं बताओ, SPDF होते हैं ना। तो ये जो सब शेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब ऑर्बिट कहते हैं। हिंदी इंग्लिश कोई ऐसा वर्ड्स मत करो कि आपको ये ना बोले कि सर हम हिंदी मीडियम वाले तो इंग्लिश वर्ड्स क्यों करें, उसका हिंदी बस याद रखेंगे। ऐसा नहीं करना है। हिंदी वालों को तो इंग्लिश वर्ड्स याद रखना ही पड़ेगा, जरूरी है, अन्यथा आप फंस जाएंगे, आपकी पढ़ाई खराब हो सकती है। लेकिन इंग्लिश वालों को जरूरी नहीं पड़ता है कि वो हिंदी वर्ड्स याद रखें। हाँ, उनको अगर कहीं किसी बच्चे को पढ़ाना है या कुछ समझाना है तब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल देखें, अब चलते हैं यहां पे। ये और सब ऑर्बिट है SPDF, जैसा कि आपको बताया। SPDF भी छोटे भागों में टूट कर बना होता है, जिसको कहा जाता है ऑर्बिटल। देखें, ये एक भाग से बना होता है, P जो है 3 भागों से बना होता है, 3 डब्बे। D के कितने होते हैं, 5, और F के होते हैं 7। मैं यहां पर बना रहा हूं तो ये गंदा लग रहा है, तो मैं अगले पेज में कर दूं। सब ऑर्बिट या सब शेल क्या होते हैं, SPDF होता है। इसमें ये बना होता है ऑर्बिटल से, जिसको हिंदी में बोलते हैं कक्षक। ये होता है उपकक्ष।
कक्षक एक भाग से बना होता है, P 3 भागों से बना होता है, D के 5 कक्षक होते हैं 1 2 3 4 5 और F के 7 कक्षक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इतना तो आप याद रख सकते हो। बोलो, बस इतना ही याद रखना है, जो कि आगे जाकर के ये सब सीखेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 के शुरुआत में थोड़ी थ्योरी है, तो थ्योरी तो बड़ी आसान होते हैं, तो उसके बारे में हम हल्की फुल्की जानकारी लेंगे, बाद में उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद हो गया। तो ये इसी तरह से होते हैं। अब आपको एक और चीज मजेदार बता देता हूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। एक्चुअली किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोश में नहीं होता, कोश के उपकोश में होता, उपकोश के कक्षक में होता है। यहां पे भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ये डब्बे में, समझोगे। आपने इसमें 1, इसमें 3, इसमें डी में 5 और एफ में 7 क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। समझ में आई बातें? कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। एफ में 2 बढ़ते गया, 1 3 5 7 हो गया, याद हो जाएगा 1 3 5 7। और इन्हीं डब्बों में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भरा होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो हम ऐसे बिंदु ना लगा करके हम लिख देते हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको ऊपर की तरफ तीर लगा करके, और इस तरफ घूम रहा है इसको नीचे। हम ऐसे बनाएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, उसकी जगह क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं फटाफट लिखने के लिए। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ, इस तरह से। तो समझेंगे। अब यहां पर हर एक एस में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो चेक करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एस में एक कक्ष है, तो हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एस में टोटल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। पी में 3 कमरे हैं, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कमरे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरेगा और एफ में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा। बस ये एक छोटी सी जानकारी मैंने दिया है, आज ज्यादा कुछ नहीं दिया, और इसी के बेस पर आपको हमें पूरी केमिस्ट्री की तरफ चलना है। आज केमिस्ट्री का एक शुरुआत जो हमने 9th और 10th में पढ़े थे, हमारी एक सीमा रेखा होती है, उस सीमा रेखा से थोड़ा ऊपर चले गए। तो हमने क्या समझा? एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो S2, पी में कितना भरेगा? 6, डी में कितना भरेगा? 10 और एफ में कितना भरेगा? 14। ये हमें S2P6D10 F14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अधिकतम इतना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हमें याद हो गया। चलिए, आप सबको समझ में आ गया होगा कि परमाणु में कैसे भरा जाता है। तो आप क्या समझ में आ गया बेटा? आपको देखो तो ये परमाणु है, उसके नाभिक है, उसमें ये शेल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें तो ये पहला ऊर्जा स्तर है, दूसरा है, तीसरा है। तो इसमें S होता है, इसमें S और P होता है, इसमें SP D होता है। पहले ऊर्जा स्तर के S को 1S कहा जाएगा, दूसरे को 2S 2P कहा जाएगा, तीसरे को 3S 3P 3D कहा जाएगा। मतलब पहले में भी ऐसा है, दूसरे में भी ऐसा है, तीसरे में भी ऐसा है। तो पहले के S को क्या कहा जाएगा? 1S, दूसरे के S को 2S, तीसरे के S को 3S कहा जाएगा। बस यही कहानी है। आज की बात आप लाइक करिए। देखने में बड़ी इजी लगती केमिस्ट्री, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो समय के साथ ही खतरनाक हो जाता है। ये बात समझ के चलेंगे। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।